विशेष रूप से आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग साइंस के लिए ही परेशान रहते हैं, हम भी परेशान रहते थे। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा पहाड़ हम लोग चढ़ने वाले हैं, लेकिन हमने महसूस किया कि साइंस से ठीक हो गया, आर्ट्स में ही एक आध गो एक्स्ट्रा गलती हो जा रहा है। क्या है कि साइंस के प्रति हम लोग सीरियस होते हैं, मन में बना होता है ना अवेला सीखे के बाद, है कि नहीं है। हिस्ट्री के बारे में अलवाक देख लिया, कोई चीज हुई पढ़ लिए, तो ये भावना जो है साइंस में हम लोग को अच्छा कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले ही हम वैधानिक चेतावनी, जो लोग साइंस से बीए हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, प्लीज उन लोगों से सविनय निवेदन है कि ना आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ना हमको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का कोशिश कीजिएगा। जितना बता रहे हैं उसमें कोई चीज समझ में नहीं आए, पूछिएगा, भरसक प्रयास करेंगे कि हम जितना जानते हैं उससे भी ज्यादा आपको समझा दे। बहुत बड़ा उम्मीद करके बैठे होइएगा कि सर डॉक्टर बना देंगे, तो गारंटी हम नहीं बनाने वाले, लिखित दे रहे हैं नहीं बनिएगा, लेकिन खरबिरुआ डॉक्टर जो होता है वो जरूर बना देंगे। और मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा शरीर के बारे में, जीव जंतु के बारे में समझने का, क्योंकि उतना समझ तो हम लोग को डेवलप करना होगा। अगर उतना नहीं डेवलप करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं जन्म लेगा। ये जानना होगा कि हम लोग हैं कौन। या दर्शन को विज्ञान से हम जोड़ेंगे। एक टीचर ऐसा जो वाकई में अगर वो पॉलिटिकल साइंस का टीचर और विज्ञान पढ़ाता है तो बहुत बढ़िया पढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास विज्ञान के साथ साथ फिलॉसफी भी है। और डॉक्टर के पास भी जाइएगा ना तो अंत सिचुएशन में एक बात कहता है, ऊपर वाले को याद कीजिए, वो भी फिलॉसफी में चला गया। तो डॉक्टर पहले डॉक्टरी करके फिलॉसफी में जाता है, हम लोग फिलॉसफी करके डॉक्टरी में आएंगे, फर्क इतना ही। और बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, सवाल से मतलब है 70% का गारंटी लेते हैं, 70% तक का। और अभी तक हम देखे हैं कि अच्छा खासा बन जाता है, 70% प्लस जाता है। हम नहीं कह सकते 100% बनता है, लेकिन कभी कभी बन जाता है। जैसे बीपीएससी में तो बन ही जाता है, बीपीएससी का पूरा पैटर्न फॉलो करता है, उसको हम लोग पकड़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला बात, ये जो विज्ञान पढ़ना है वो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ना है ना। सामान्य अध्ययन का सीधा मतलब होता है ऐसा अध्ययन या ऐसी जानकारी जो एक जागरूक नागरिक से उम्मीद किया जाए, पीएचडी होल्डर से नहीं। एक जागरूक व्यक्ति है तो उसको अपने शरीर के बारे में, जीव जंतु के बारे में, उसके बीमारी के बारे में, ब्लड के बारे में, है कि नहीं है। ये किसी भी इंसान से, आजकल देखिए ब्लड डोनेशन, रक्तदान, जीते जी रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान, ऐसा नारा चलता है। तो जिस इंसान को ये जानकारी ही ना हो ये रक्तदान क्यों जरूरी है, वो क्या रक्तदान करेगा। तो एक सामान्य आदमी से उम्मीद किया जाता, पूरा व्यवहारिक सवाल पूछता है एग्जाम में। ज्यादातर क्वेश्चन देखिएगा ना, बीमारी, रक्त ग्रुप, ये सब से सवाल रहता है। विटामिन, प्रोटीन, है ना, वस्तु, जंतु, ये सब सामान, ये सब का वनस्पतिक नाम क्यों रहता है, क्योंकि ये सब व्यवहारिक जीवन में बहुत जरूरी होता है ना। तो वैसा विज्ञान जो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है, वही विज्ञान परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। बहुत बड़ा रिसर्च का विषय इसको नहीं बनाना है ना, उस तरीका से। चलिए, तो बायोलॉजी के अंतर्गत हमने भी बहुत सारा मेहनत किया है आप लोग के लिए कुछ नया देने का, कुछ अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है कोशिका विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा जाएगा उसका नाम है कोशिका विज्ञान। अब आपको ये महसूस करना है कि ये जो हमारा शरीर है, कर गया क्या? अच्छा हाँ, ऐसे निकाला गया था ना पेन ड्राइव पर। ये जो हम लोग का शरीर है ये किससे बना है ना, ये सोचना चाहिए। जैसे सुनते हैं माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा, सुनते हैं ना। बहुत हद तक इस बात में सच्चाई है, क्योंकि जलने के बाद सब माटी न बन जाता है, या गलने सड़ने के लिए छोड़ दीजिएगा तो अंत में, है कि नहीं है, वो सब क्या बन जाता है, माटी बन जाता है।
साइंस देखिएगा कहीं लिखा होगा, साइंस बायो, ठीक है। तो हम लोग का जो शरीर है या जीव जगत का जो भी जीव हैं, उन सब का शरीर जो बनना प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग जो होता है ना, और वहीं धीरे धीरे अपना रूप बदल बदल के जो हम लोग का इतना बड़ा शरीर बना दिया, अंग बनाया है ना, वो सब की शुरुआत मानी जाती है कोशिका से होती है। किससे होती है? कोशिका से। यानी जीव के बनने का और हमारे बने हुए शरीर द्वारा काम करने का जो सबसे स्टार्टिंग यूनिट है, इकाई है, वो क्या है? कोशिका है। तो समझिए कि अगर कोशिका जो सबसे स्टार्टिंग यूनिट है, तो स्वाभाविक है कि वो बहुत सूक्ष्म कण होगा, बहुत छोटा से छोटा होगा। तो उसको सामान्य आंख से स्टार्टिंग में देखने का प्रयास भी नहीं, कोशिश ही नहीं किया होगा, जानकारी ही नहीं था। लेकिन जब उस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ होगा, कल्पना करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, सोचना ऐसा ही हुआ होगा। तो जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ होगा, तो उससे नहीं सब तरह का चीज देखा गया होगा। तो सबसे पहले जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, तो एक विद्वान हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक साहब। उन्होंने कॉर्क में, कॉर्क क्या होता है? ओक पेड़ होता है ना, उसी के छाल से कॉर्क बनाया जाता है। कॉर्क हम आपको सब लोग को दिखा दे रहे हैं काल्पनिक रूप में। पहले होम्योपैथ का दवाइया आता था तो उसका शीशिया बंद रहता था, लकड़ी की तरह गुलगुला टाइप का होता है ना। उसी में देखा तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें बहुत सारा जैसे लग रहा है मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है ना। फोटो को हमको ऊपर रखना चाहिए था, इस टाइप का ये दिखाई दिया, ये है ना। माने आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये है ना, इसी में कुछ मटेरियल वगैरह भरा हुआ है, इसे ओवरऑल देख लिया उन्होंने। लेकिन जिस चीज को देखा था वो मृत था, है ना। लेकिन शुरुआत तो उन्होंने ही किया। उसके बाद जीवित जंतु में, है ना, जीवित कोशिका को, है ना, सबसे पहले जो देखा, है ना, कौन देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा, है ना। उसके बाद इसका अध्ययन विस्तृत तरीके से शुरू हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो मानव शरीर का जो सबसे स्टार्टिंग यूनिट है, उसी को क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। और यह कोशिका शरीर को बनाता है, शरीर से काम लेता है। सिंपल अपना भाषा में समझिए, शरीर को बनाता है। शरीर में आज जो भी अंग है वो किससे बने हैं? जैसे घर है, एग्जाम्पल हर एनसीईआरटी की किताब में यही देता है, ईंट से बनता है। तो ईंट घर के लिए कोशिका हो गया, ईंट घर के लिए क्या हो गया? कोशिका हो गया। तो हमारे शरीर के लिए जो ईंट है उसका नाम क्या है? कोशिका है। हमारे शरीर जो बना है, घर बना है, वो ईंट से बना है मान लिया गया, तो उस ईंट को क्या बोलिएगा? कोशिका बोलेंगे, ठीक है ना। तो कोशिका जो होता है प्रत्येक सजीव का शरीर के सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका को हमारे शरीर की रचना करने वाली और क्रिया करने वाली एक संरचना कहा जाता है। रचनात्मक अर्थात शरीर की रचना करने वाली, क्रियात्मक यानी शरीर की क्रिया करने वाली, इसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हो गई, यहीं से तो स्टार्टिंग होता है ना। जिसका की तकनीकी नाम साइटो है ना, टेक्निकल नाम इसका क्या है? साइटो। अब इस साइटो से ध्यान में रखिएगा, कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को कोशिका विज्ञान और उसी को अंग्रेजी में साइटोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका का तकनीकी नाम क्या है? और इस साइटो का अध्ययन करने वाला विज्ञान साइटोलॉजी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछता है कि कोशिका ही जीव का जो है मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। यहीं से स्टार्टिंग बनता है, काम करता है। अब जैसा कुछ लोग जानते होंगे कि कोशिका मिल के उत्तक बना, एक समान कार्य करने वाला, है ना। उत्तक से क्या बना? अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, अंग से
अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलके शरीर को बनाया, इस तरीके से। यानी सबसे छोटी इकाई कोशिका मिला, उत्तक मिला, अंग मिला, अंग तंत्र मिला, शरीर बना। क्लियर है ना? तो ये यहां 2-3 पॉइंट है, ये परीक्षा उपयोगी है, ये हम लोग को इसको फोकस ज्यादा करना है, ठीक है ना। शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन है? कोशिका है, ठीक है ना। और उसके बाद ये तो ही है, रचना करने वाली, क्रिया करने वाली, रचनात्मक अर्थात शरीर की रचना क्रियात्मक, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई जिसके तकनीकी नाम क्या है? और कोशिका से संबंधित विज्ञान को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। और मोस्ट बीबीआई कोशिका ही जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हमने आपको जो बात बताया कि कोशिका की तुलना हम ईंट से कर सकते हैं, ठीक है, ताकि फिगर थोड़ा दिखाई दे कि जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन बनाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जोड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब आते हैं कोशिका की खोज के बारे में। तो ये स्वाभाविक है कि बहुत पहले नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव था, नग्न आंखों से देखना इसको मुश्किल होता है ना। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। मोस्ट बीबीआई है, कब किए थे? 1665 ईस्वी में। इसीलिए उन्हें कोशिका विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग किए थे। तो कोशिका विज्ञान का पिता कौन हो गए? रॉबर्ट हुक हो गए, है ना। और उन्होंने कब कोशिका का खोज किया? ठीक है, किंतु उन्होंने जो खोजा वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि यह कोशिका कैसी है? मरी हुई है। कोशिका की खोज किसने की? अगर इस टाइप का सवाल आता है, ध्यान दिया जाए, तो उसमें रॉबर्ट हुक का नाम देना है। अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो नाम क्या देना है? लीवेनहॉफ का देना है। 2 सवाल हो गया। एक साधारण पूछ दे कोशिका का खोज किसने किया, है ना, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, है ना। तो यही सब बारीकी होता है। जो विज्ञान का मास्टर इस पर जाएगा ही नहीं, जो ओरिजिनल साइंस बैकग्राउंड का होगा ना, उसको मतलब इससे नहीं वो दिखा में कोशिका उत्तक दिखाई दे रहा है उसको, हम लोग को उससे विशेष मतलब नहीं है। मतलब हम लोग को है कि कोशिका को किसने खोजा, शरीर का जो संरचनात्मक इकाई उसको क्या कहते हैं, है कि नहीं है। तो इस तरीके का, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किसने किया था? लीवेनहॉफ ने किया था। लेकिन स्टार्टिंग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए कोशिका इसके क्या बोलते हैं? पिता, है ना। कोशिका विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। लगभग यहां तक 8-10 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है, और इसमें से ज्यादातर लोग इसको पढ़े भी है, जानते भी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोशिका का जब खोज हुआ तो उससे रिलेटेड कुछ सिद्धांत अपनाया गया। शुरू में हमको लगा कोशिका सिद्धांत बहुत भारी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, वही सिद्धांत है। यानी हम लोग अभी क्या पढ़े हैं आप बताइए? प्रत्येक शरीर का जीव एक कोशिका से या एक से अधिक कोशिका से बना होगा, यह सिद्धांत है ना। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होगा, है ना। यह कोशिका जो होगी सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई होगी। सजीव में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है। कोशिका आनुवांशिकी इकाई है, क्योंकि इसके केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। एक एक कोशिका डेवलप करके या एक से अधिक कोशिका भी डेवलप करके पूरा शरीर बना, तो कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती कोशिका से ही ना बन रहा है। धीरे धीरे डेवलप करके विखंडन होता है ना, इस तरीका से ये बन रहा है। तो इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्वान और स्लाइडेन। स्वान, 100 से दोनों बालों, स्वान और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वान और स्लाइडेन महोदय ने दिया, है ना। कब दिया? 1838 में। इसमें से जो स्वान थे वो जंतु वैज्ञानिक थे, और जो स्लाइडेन थे वो पादप वैज्ञानिक थे। इसको भी ध्यान में रखिए। सबसे पहले यह जानिए कि कोशिका सिद्धांत दिया किसने? स्वान और स्लाइडेन ने। कब दिया? 1838-39 में। अब स्वान कौन थे? है ना, तो जंतु वैज्ञानिक थे। और स्लाइडेन कौन थे? है ना। अब ये कोशिका सिद्धांत क्या है? ये तो सिंपल है, इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए। चलिए अब आपके परीक्षा उपयोगी बात करते हैं। इतना ही पढ़ाने मात्र से बहुत बाकी है पूरा। अभी इसमें 2-3-4 क्लास लगेगा, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। सवाल बनाना मुख्य उद्देश्य है हम लोग का, ठीक है। अब इतना हम लोग पढ़े, इसमें थोड़ा सा आप लोग भी जिनको बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा, कुछ गलतियां होंगी उसमें संशोधन का सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल वेलकम है, ठीक है।
क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि इसमें हम पूरा मास्टर डिग्री हैं, बट इतना जरूर है कि दिल्ली के कोचिंग में भी विज्ञान के लिए आईएएस तैयारी करने वाले छात्रों को क्या पढ़ाया जाता है उससे ज्यादा जरूर हम आपको पढ़ा के जाएंगे, इतना विश्वास रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ठीक है ना, माइक्रोप्लाज्मा। क्या? माइक्रोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा की जो होती है, और जो कैसी होती है? एक कोशिकीय। अभी हम लोग बताएंगे कोशिका के प्रकार में दो प्रकार का होगा, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, उसको बाद में देखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है, दुनिया की, है ना। ये न्यूट्रली हो गया, हर प्रकार के जीव जंतु में कंपेयर किया गया। यहां पे कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। सवाल दो है यहां भी, मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे बड़ी। एक हो गया न्यूट्रली सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो सवाल दो हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ ये सब सवाल पे फोकस आप कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ जो अभी पढ़े हम लोग न्यूट्रली पढ़े कि सबसे छोटी कोशिका, ऐसे ओवरऑल सबों में मिला के सबसे छोटी कोशिका किसका पता है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी किसका? शुतुरमुर्ग के अंडों की। मानव में सबसे छोटी कोशिका तो पुरुषों में जो स्पर्म होता है या शुक्राणु होता है उसकी होती है। ठीक है ना, सही है ना। चलिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, है ना, ओवेन में महिलाओं के अंडाणु की होती है। मानव शरीर, देखिए ये बड़ी है, यहां भी थोड़ा सा डिफरेंट देखिएगा, और लंबी, फर्क है, कभी बड़ी पूछता है कभी लंबी पूछता है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, बिल्कुल मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ये सब तंत्र पढ़ाएंगे, वहां और पिक्चर क्लियर होगा। याद नहीं कीजिए, धीरे 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 जैसे बायोलॉजी खत्म होगा ना, तो ये सारे शब्द से आपका परिचय जब हो जाएगा तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है ना, जो वही जैसे कि मारा गया, हाथ पे संदेश तो पहुंचा ना दिमाग को, या कोई चिट्ठी काट लिया, ये हुआ, अब संदेशे नहीं पहुंच रहा है तो आपका तार फ्यूज हो गया है। हाँ, मान ले चिट्ठी काटा है, डॉक्टर ने चिट्ठी काट रहा है, चेक करता है, कहता बुझाता, हाँ बुझाता, तो ठीक बड़ा तू, तार में कहीं शॉर्ट नहीं है, तो हाँ, तो आवेग पहुंचाने का काम करता है ये नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका उसी तंत्रिका तंत्र अर्थात न्यूरॉन की होती है, जिसे मस्तिष्क की कोशिका भी कहा जा सकता है। ठीक है, विभाजित रहित कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन की ही होती है ना, यानी मतलब जिसका विभाजन नहीं होता है। तो तंत्रिका तंत्र अर्थात न्यूरॉन को ही विभाजन रहित कोशिका कहा जाता है, जिसका विभाजन नहीं होता है। अगर हमारे, ध्यान दीजिए, अब यहां से चूंकि कहानी बनाए हैं थोड़ा सा, कि मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार का चोट लग जाए तो वह ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन मस्तिष्क की कोशिका होती है जो विभाजित नहीं हो सकती है, इसीलिए नई कोशिका का निर्माण नहीं कर पाएगी और चोट ठीक नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मस्तिष्क पर कहा जाता है मत मारिए, और ज्यादा चोट लग जाए तो मर जाता है आदमी। बाकी बॉडी पर कहीं कोशिका अपना डेवलप कर लेगा, वो देखते हैं हाथ कट गया फिर से ठीक हो गया, लेकिन दिमाग पर अगर चोट लग गया तो समझिए कि वो थोड़ा सा रेयरेस्ट केस हो जाता है। आदमी गिरता है, कहीं बॉडी पे चोट लगता है, नहीं मरता है। सीना पर चोट लगेगा वो भी बचाया जा सकता है, लेकिन अगर दिमाग पे चोट लग गया तो उसको बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कोशिका ऑटोमेटिक बनेगा ही नहीं। इसीलिए हेलमेट पहनिए, विज्ञान कहता है ना, खूब हेलमेट पहनिए, मोटरसाइकिल चलाइए, अन्ना तो जाइए। कोशिका का सबसे तेज विभाजन, अब एक तरफ है कि यहां विभाजन ही नहीं हुआ, और सबसे तेज विभाजन कहां होता है? लिवर में होता है। लेकिन एक और बात जान लीजिएगा, बहुत ज्यादा तेज होने लगे कैंसर का कारण है ना। विभाजन का नहीं होना, विभाजन का होना, बहुत तेज होना, बहुत तेज होने का अवसर। विभाजन नहीं हुआ तब तो ऐसे ही आप डायरेक्टेड गए काम से, है ना। अब बहुत तेज विभाजन, अगर बहुत ज्यादा विभाजन हो रहा है तो वही कैंसर है। अब तेज विभाजन ऐसा नहीं है कि लिवर में, कहीं भी हो सकता है, और जहां होता है ना वहीं पे क्या होता है? ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा मांस बनता है। मांस एक्स्ट्रा, बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा मांस है तो एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता वो कैंसर है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, लेकिन उसी प्रकार का चीज कैंसर होता है। जो एक्स्ट्रा मांस होता है ना, एक्स्ट्रा मांस सब समझ में आ ही रहा होगा। कोशिका वहां पे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा विखंडित होकर बन रहा है ना। बॉडी में कहीं गांठ पड़ जाए, कहीं सूजन टाइप का हो, बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है ना, और इसमें दर्द होने लगे, मवाद आने लगे, जरूर एकदम सीरियसली होकर डॉक्टर से चेक कराइए, है ना।
क्योंकि वो बहुत ज्यादा विखंडन, बहुत ज्यादा इस तरह का चीज कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, तो दुनिया का कोशिका का सबसे तेज विभाजन कहां होगा? लीवर में होगा। कोशिका का विभाजन होबे नहीं करेगा न्यूरॉन में, विभाजन होबे नहीं करेगा और खूबे होगा ये देह में, दोनों चीज बा, है ना। हाँ, अगर एक बार के लिए लीवर को काट भी दिया जाए तो वह अपने आप से ठीक हो सकता है। लीवर ही हमारे शरीर का वह अंग है जो अपनी कोशिका की क्षतिपूर्ति सबसे ज्यादा विखंडन तो सबसे पहले करेगा ही करेगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण स्वर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। सब तो कहानी है। इसी तरह शरीर का निर्माण कैसे होता है? तो सिंपल है कि सबसे पहले क्या बना? सेल। सेल से क्या बनेगा? उत्तक। सेल से क्या बनेगा? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र से शरीर बनेगा। जिस प्रकार हम जब घर बनाते हैं तो हमें ईंटों की आवश्यकता होती है। अब इन ईंटों से मिलाकर एक दीवार बनती है, दीवार से मिलाकर कमरा बनता है, और जब कमरों को सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? घर बन जाता है। इसी प्रकार शरीर की जो रचनात्मक संरचना कोशिका है, जिसके मिलने से उत्तक बनते हैं, उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, अंगों से मिलकर ही हमारा शरीर बनता है। तो इस प्रकार कोशिका से ही न मिलकर हमारा शरीर बना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कोशिका होगा ये दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? सिंपल सुनिए, इससे पहले यह देखिए, कोशिका की संरचना पहले देखा जाए तो फिर इसका प्रकार देखा जाएगा। हाँ, यही हम लोग का मोटे तौर पे कोशिका है। इतना बड़ा ना होला, इतना में तो करोड़ों कोशिका हो जाएगी, है नु। हाँ, वो समझा कि सूक्ष्मदर्शी देखे जाए वाला चीज है। ठीक है, तो मोटे तौर पर जो कोशिका होगा वो इसी टाइप से आपको दिखाई देगा। ठीक है, माने इसके 3 मोटे मोटे पार्ट होंगे। बहुत छोटे छोटे बहुत पार्ट है, बहुत सारे, लेकिन मोटे तौर पर कोशिका को 3 पार्ट में बांटिएगा। एक पार्ट ये बाउंड्री लाइन हो गया, एक पार्ट यह एरिया हो गया, और एक पार्ट यह एरिया हो गया। ठीक है, इस एरिया के बाहर भी एगो पार्ट होता है ना, लेकिन वह केवल किसमें होता है? पेड़ पौधा में होता है। ये जो फोटो बनाया गया है एक्चुअली मानव का है, ऐसे समझिए, जंतु का है, मानव का नहीं, जंतु का है। पेड़ पौधे में सेम चीज है, लेकिन उससे ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कहिए ना, कोनो बात नहीं है, कोशिका झिल्ली, झिल्ली से घिरल बा, लुंज पुंज होला, है ना। हमें कुछ चीज आदान प्रदान भी हो सकता है, जरूरी चीज की आवे देवेला, आओ आओ आओ, अगर जरूरी चीज के कही जा जा, और जो इंपॉर्टेंट चीज कही तू रुक जा, ना जाए दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ना ये प्लाज्मा झिल्ली। इसके अंदर में ये जो है केंद्रक है, केंद्रक के अंदर में भी वो होता है, उसको बोलते हैं केंद्रिका। कंफ्यूजन नहीं पैदा कीजिएगा, केंद्रक और केंद्रिका में फर्क है। जो मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है? और ये सब को कोशिका द्रव बोला जाता है। और इसी में आपको राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हाइयो 50 को सुनते हैं ना, ये सब यही में पावल जाला, है ना। इस तरीका से समझते हैं। ठीक है, तो कोशिका का मोटे तौर पे विभाजन हम लोग कितने पार्ट में करेंगे? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में पादप कोशिका में भी कोशिका प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। वो एक्स्ट्रा हो गया जो उसको सख्त माने मजबूती देता है। मानव का शरीर देखिए, जंतु का देखिए, वो क्या होता है? मुलायम होता है। क्यों मुलायम होता है? क्योंकि हम लोग में कोशिका भीति नहीं है। अगर कोशिका भीति का आवरण चढ़ जाए तो फिर हम लोग भी पेड़ पौधे की तरह सख्त हो जाएंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधों सख्त होते हैं, है ना, और निर्जीव भी होता है। कोशिका भीति जो होता है ना वो निर्जीव होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा झिल्ली। 3 याद रखिएगा। अब नक्शा थोड़ा सा फोटो दिमाग में घुमाइएगा, है ना। सबसे बड़ा बाहरी बाउंड्री क्या कहलाएगा? है ना, बीच वाला एरिया, यानी कि केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव। और इसी कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं। ऐसे समझिए, कोशिकांग पाए जाते हैं, अंगक पाए जाते हैं। कोशिका के बहुत से अंगक है। कोशिका जो बना है बहुत से अंग से मिलके बना है, इसके अंदर का।
जैसे सुने हुईएगा राइबोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है ना, हरित लवक, ये सब दोनों को अगर मिला दे तो इस तरीका से, ठीक है ना। तो अब इतना आप मोटे तौर पर ध्यान में रखिए, उसके बाद चलिए फिर बैक चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, केंद्रक याद आ रहा है ना, तो हर प्रकार के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस आधार पे कोशिका को दो भाग में बांटते हैं, केंद्रक की मेनली उपस्थिति के आधार पे, परीक्षा उपयोगी बात करें हम लोग, जिसमें केंद्रक पाया जाएगा यूकैरियोटिक होगा, आज इसमें नहीं पाया जाएगा, सिंपल याद रखिए, फिलहाल इतना से काम चले, दिमाग में तो इतना अटका ना। कोशिका के दो प्रकार हो गए, कौन कौन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यू लिखने के लिए ऐसे लिखा ही जाता है, ये अपने आप में केंद्रक बुझा रहा है, मैंने हमको ऐसे याद है, आपको बता रहे हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाएगा, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक है ना, इसमें केंद्रक पाया जाता है तो इसको दो पार्ट में बांट लेंगे हम लोग, एक जंतु कोशिका का अलग और पादप कोशिका का अलग, ठीक है। यानी कोशिका को कितने वर्ग में बांटेंगे हम लोग, दो वर्ग में, कौन कौन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें केंद्रक किसमें होगा, यू में, केंद्रक किसमें होगा, जो बच गया प्रोकैरियोटिक, यानी वो अविकसित होगा, पूर्ण कहां होगा, तो ये तो एक महत्वपूर्ण अंग हो गया ना, केंद्रक तो एक महत्वपूर्ण अंग हो गया। हमने कहा मोटे तौर पे तीन चीज से बना ना, एक झिल्ली है, द्रव है, केंद्रक है ना, और केंद्रक गायब है, तो जिसमें केंद्रक गायब हो गया वो कैसा होगा, अविकसित होगा, कैसा होगा, तो इसीलिए आप इसको प्रोकैरियोटिक या अविकसित कोशिका कहिए, यूकैरियोटिक और विकसित कोशिका कहेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, वे कोशिकाएं जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप या बिना सूक्ष्मदर्शी या नग्न आंख से देख नहीं सकते हैं, छोटा होता है, केंद्रक होता ही नहीं है, मतलब इसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप लगाना ही पड़ेगा, है ना। इन्हें आरंभिक कोशिका भी कहा जा सकता है। ये अविकसित होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, जिनमें केवल मुख्य अंग ही पाया जाएगा, इनमें केंद्रक जो होता है पूर्ण विकसित नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल मोस्ट वीवीआई फॉर एग्जाम्पल है ना, जीवाणु नीलहरित शैवाल, जीवाणु नीलहरित शैवाल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल हो गया जीवाणु। और एक इस तरीका से भी पूछा जा सकता है जिसमें केंद्रक है, यूकैरियोटिक केंद्रक, प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल कौन हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली राइबोसोम पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव होता है। ये 70S और 80S हम आपको आगे बताएंगे, दूगो होगा, राइबोसोम का क्वालिटी होता है। तो इतना अभी फिलहाल इतना तथ्यात्मक रूप से ही सही याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S मिलता है और यूकैरियोटिक में 80S मिलता है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा, जिसमें ये सब चीज मिलेगा, वे कोशिका जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप या बिना सूक्ष्मदर्शी से या बिना नग्न आंखों से देख सकते हैं, वे क्या कहलाएंगे, यूकैरियोटिक। ये बड़े आकार के पूर्ण विकसित कोशिकाएं होते हैं। ऐसी कोशिकाओं में केंद्रक आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इनमें कोशिका जो के सभी अंग भी मिलते हैं। अब राइबोसोम इसमें अभी बताए हैं 80S, प्रोकैरियोटिक में 70S। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होते हैं। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग जो होता है प्लास्टिसिड कहलाता है। इसमें राजधानी, सब आगे चर्चा किया जाएगा। इसमें क्लोरोफिल मिलता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार को आपको बताया है कि यूकैरियोटिक कोशिका को दो भाग में बांट दिया जाए, एगो जंतु वाला अलग कर दिया जाए और पादप वाला अलग कर दिया जाए, ठीक है। अब ये दोनों के बीच डिफरेंस देखना है तो देखिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक कैसा होगा, छोटे आकार, तुलनात्मक रूप से प्रोकैरियोटिक कैसा होगा, आकार में छोटा होगा, और यूकैरियोटिक कैसा होगा, बड़ा होगा। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें विकसित नहीं होगा और इसमें विकसित होगा, है ना। श्वसन क्रिया, मोस्ट वीवीआई, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जीव द्रव्य से होता है, ठीक है। और इसमें श्वसन क्रिया जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। इससे सवाल बहुत सारा पूछा जाता है, लेकिन जब तक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जीव द्रव के बारे में, है ना, गोल्जी काय के बारे में आगे नहीं पढ़ेंगे, है ना, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ाते थे। लेकिन बहुत से बीच बीच में ये शब्द आता है तो हम सोचिए चलो भाई पहले देखो तो आगे जिया जिया का हमने मुँह उतना, ठीक बा, धुआं थोड़ा बर्दाश्त होता है। गोल्जी काय, है ना, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम,
तो क्या होता था कि हम इसीलिए इसको सबसे अंत में पढ़ाते थे, ये सब जान लेंगे तो ये सब बताना आसान रहेगा, तो अंत में हम लोग भले रिवीजन एक बार कर लिया जाएगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे हम लोग जाने ना भाई कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, क्योंकि ये शब्द बार बार हम लोग को मिलेंगे तो कंफ्यूजन तो नहीं ना होगा, है ना। इस तरीका से तो यहाँ रफली हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तार से भी हम जानकारी आपको देंगे। श्वसन क्रिया प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है, जीव द्रव्य से, और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें होता है तभी तो श्वसन होता है ना। गोल्जी का इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, खूब पूछेला परीक्षा में, है ना, ये सब सवाल VVI है ना। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। यह प्राय जीवाणु नील हरे सवाल मैंने एग्जाम्पल हो गया, है ना। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल अभी बताया ना, जीवाणु नीले हरे सवाल, है ना। ये सभी जंतु पौधों में मिलेगा। इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का, इसमें 80 इस प्रकार का। इसमें कोशिका अर्ध विकसित होगा, इसमें पूर्ण विकसित होगा। इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति रिक्तताएं नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति वगैरह सब पाया जाता है, ठीक है। इसमें जनन जो है कोशिका विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, और इसमें जनन जो हो जाता है समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत संक्षेप में फोटो है। ये जंतु कोशिका हो गया, ये पादप कोशिका हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है ये कोशिका भित्ति है ना, और ये जो है कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली दोनों में दिखाई दिया है कि नहीं। बहुत सी चीज आपको दोनों में दिखाई दे रहा होगा, जैसे केंद्रक रिक्तताएं, है ना, कोशिका द्रव्य, ठीक है, इस तरीका का। लेकिन वहीं देखिए आप हरित लवक इसमें नहीं दिखाई दे रहा है ना, कोशिका भित्ति इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और आगे आपको बोलते हैं गोल्जी काय वगैरह है, बहुत सी चीज है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रजनन बहुत तेजी से होता है, बल्कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रजनन की प्रक्रिया धीमी रहती है, ठीक है। चलिए, अब ये सब से पहले खाली बताना ही नहीं है, आपको लिखाना भी है ना। पढ़ पाइबो लोगन, लिखा देता नहीं, लिखावे तो लोगन आराम से। तो आप बैल मुझे मार वाला कहानी हो गई। मैंने हमार हाथे गोड़ तो नहीं के मांग लेवे ला लोगन, बोले कहो जेरोक्स करा के दे देता नहीं। तो इसको थोड़ा सा लेटर बड़ा है ना, ज्यादा पेज में आ रहा है, तो इसको छोटा कर देंगे, है ना। बड़ा ना है, ऐसे थोड़ेगा, है ना। लिख ना लीजिए, अच्छा रहेगा, याद हो जाता है। हमारे विचार में इसको भी दे देंगे। सुनिए, हम बता रहे हैं, आप बहुत ऐसी बात कर के इसमें बात नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा बातें हम बता रहे हैं आपको। चलिए, वादा रहा हम देंगे इसको भी, लेकिन लिख भी लीजिए, मेरा बात मानिए, क्या है कि लिखने के क्रम में याद हो जाता है। मैंने जो मेरा अनुभव है, हम लोग के दिल्ली का मास्टर लिखाया था, जबकि वो सब लिखाता नहीं है। वो लोग लिखा के एक एक शब्द को समझाने का कोशिश किया था, है ना। लिखा के नहीं, तो ऐसे करिएगा तो हम देने को क्या, हमको तो और सुविधा हो जाएगा, दे देंगे छाप के आप लोग से, क्या है, हाँ, और जल्दी खत्म भी हो जाएगा। अभी इतना ही पढ़ा दिए ना, इसको 2 दिन लगेगा लिखाने में, है ना। अच्छा, कोशिश किया जाए, देखा जाए, नहीं होगा तो जैसा कहिएगा आप लोगों का, लेकिन शुरुआत पहले लिखने से कीजिए, क्योंकि बहुत सी बातें बताना है, लिखाने में अभी नहीं लिखाए हैं, ठीक है। हेडिंग दीजिए तो कोशिका विज्ञान सबसे पहले। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, ये पहला टॉपिक है हम लोग का। बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किन्हीं को, है ना। इसको थोड़ा सा कह रहे हैं, याद भी करना है आप लोग को यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन बैंक जैसे टॉपिक खत्म होगा बनाना है। क्वेश्चन बैंक के लिए ISPCS और SSC का एक किताब सामान्य अध्ययन, उसमें विज्ञान दिया हुआ है, और ISPCS का अलग आता है सामान्य विज्ञान, उसको लेकर के आज से बनाना शुरू कर दीजिए। साथ साथ चलिए, क्लास अब्सेंट मत कीजिए, ठीक है, एकदम रेगुलर। कल जितना जैसे लोग बोले तो वैसा लग रहा था बहुत से लोग आएंगे, ठीक है, सीरियस लोग तो आया हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कम से कम 25-30 विद्यार्थी जो आने वाला था वो नहीं आया है। ठीक है, वो ठंडा का मजा ले, हम लोग पढ़ाई का मजा लिया जाए। चलिए, सबसे पहले लिखिए परिचय। परिचय लिखिए, प्रत्येक सजीव का शरीर, प्रत्येक सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। प्रत्येक सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, कौमा, जिन्हें कोशिका कहते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका को
कोशिका को हमारे शरीर की रचना करने वाली, कोशिका को हमारे शरीर की रचना करने वाली और क्रिया करने वाली, रचना करने वाली और क्रिया करने वाली एक संरचना कहा जाता है। रचना करने वाली और क्रिया करने वाली एक संरचना कहा जाता है। रचनात्मक, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। रचनात्मक अर्थात शरीर की रचना करने वाली, रचनात्मक अर्थात रचनात्मक अर्थात शरीर की रचना करने वाली और क्रियात्मक अर्थात शरीर की क्रिया करने वाली। रचनात्मक यानी रचना करने वाला, क्रियात्मक यानी काम करने वाला। क्रियात्मक अर्थात शरीर की क्रिया करने वाली, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। इसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं, CELL। इसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जिसका, कॉमा देखिए, जिसका तकनीकी नाम साइटो, CYTO, जिसका तकनीकी नाम साइटो है, जिसका तकनीकी नाम क्या है? साइटो है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। कोशिका से संबंधित विज्ञान, कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को, ब्रांचेस, कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को साइटोलॉजी, ब्रैकेट में कोशिका विज्ञान, कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को कोशिका विज्ञान यानी साइटो, CYTOLOGY कहते हैं, फुल स्टॉप। इस प्रकार कोशिका ही जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इस प्रकार कोशिका ही जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इस लास्ट लाइन को, मोस्ट VVI। कोशिका ही जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। पैराग्राफ चेंज। विभिन्न प्रकार के जीवों में कोशिकाओं के आकार, विभिन्न प्रकार के जीवों में कोशिकाओं के आकार, साइज, आकार ब्रैकेट में साइज, रूप शेप, अंग्रेजी में शेप, आकार कौमा रूप और संख्या में काफी भिन्नता होती है। रूप, आकार और संख्या में काफी भिन्नता होती है। सबसे छोटे आकार की कोशिका, सबसे छोटे आकार की कोशिका कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। सबसे छोटे आकार की कोशिका कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर, हमारा से ज्यादा पढ़ रहे अगर सिंबॉलवा है ना मीटर,
सॉरी माइक्रोमीटर का होता है। जैसे जैसे बोलिए, अभी बताइए नहीं। हाँ, माइक्रोप्लाज्मा, रुक जाइए लिखिए मत। माइक्रोप्लाज्मा में स्थित जो कोशिका होता है, जो सबसे छोटा होता है, उसका क्या नाम है, कोई बताएंगे? प्लूरो, लिखिए प्लूरोन्यूमोनिया। जैसे प्लूरोन्यूमोनिया। भाई कितनो भारी होके परीक्षा ला जरूरी हुई, हम भले बेशरम बन जाए लेकिन बताएं। हमरा बोले ना आई, हो सकता हमरा लिखे भी ना आई, लेकिन अपने के बता के लिखवा के, चूंकि हमरा परीक्षा नहीं देवे के, तो बोला चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। ये जो प्लूरो आधा प है, प्लूरोन्यूमोनिया यानी माइक्रोप्लाज्मा में होता है, ऐसे करके, ठीक है। जो सबसे छोटे आकार है, माने शेप, साइज, है ना, संख्या, इन सब के आधार पर देखा जाए तो कोशिका में, जीवों में बहुत विविधता, कोशिकाओं में बहुत विविधता मिलेगा, है ना। बहुत छोटे से छोटे आकार का भी मिलेगा, तो बड़ा से बड़ा आकार। आज रहने दीजिए, टाइम हो गया है ना। तो सबसे छोटे आकार का कोशिका जो हो गया 0.1 माइक्रोमीटर, जो कहां मिला हम लोग को? प्लूरोन्यूमोनिया में, ठीक है ना। और सबसे बड़ा आकार कहां मिलेगा? शुतुरमुर्ग के अंडा में, है ना। वो होता है 170 गुना 135 मिलीमीटर का, 170 गुना 135 मिलीमीटर का होता है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना रहने दिया जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए, साथ साथ मेहनत करते चलिएगा, फायदे में रहिएगा। नजरअंदाज करने से नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। हम आपको कह रहे हैं कि आपके परीक्षा के लिए जितना जरूरी है उतना हम किसी भी तरह से, चाहे अंत में हम बोल दे भाई तू रट ले लेकिन पढ़ लिए। बहुत ऐसे टीचर है जो नहीं समझा पाएंगे तो उसको छोड़ देंगे, जरूरी नहीं। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, और चांस उम्मीद रखिए 99.9% आपको हम जरूर समझाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम एक पिक्चराइजेशन करा दे, कल्पना की दुनिया में ले जाए, वहां पर ले जाके उसको दिखा दे कि याद रखने में थोड़ा आसानी हो। अभी तो आपको इतना महसूस हो गया है कि यहां से चमड़ा कितनों काट दिए तो फिर ये बन जाए, है ना, बन जाएगा। ये शरीर में कोशिका का विखंडन होते रहता है, बनते बिगड़ते रहता है ना। और धीरे धीरे हम लोग का शरीर क्यों बड़ा हो रहा है ये सब समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीका है। और शरीर जो बना है वो किससे बना है? मूलभूत इकाई क्या हो गई शरीर की? कोशिका हो गई, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना, फिर कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं।